हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है केजी एजुकेशन पर। हम लोग यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में लगी सभी कहानियों को पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जो हिंदी का सिलेबस है जिसमें यूनिट 7 है उसमें टोटल 21 कहानियाँ लगा हुआ है और उसमें से हम लोग बहुत सारी कहानियाँ पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? और आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो अपना अपना भाग्य है। अपना अपना भाग किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। इस इस कहानी को लेकर के मैंने और भी वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, आप उसको जा कर के ज़रूर से देख लें, ठीक है? क्योंकि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसमें जा कर के लिंक ओपन करके देख सकते हैं। आज देख सकते हैं, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो अपना अपना भाग्य है, ठीक है? तो बिना समय वेस्ट किए आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो कभी भी कहानी को स्टार्ट करते हैं या उपन्यास को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहली पंक्ति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चूकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। ये देखो, ये पहले इंपॉर्टेंट पंक्ति होती है। नैनीताल की संध्या, ये नैनीताल का ज़िक्र हुआ है, ध्यान में रखिएगा। नैनीताल की संध्या धीरे-धीरे उतर रही थी, रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू-छू कर बेरोक-टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी सी रंग कर कभी वे नीले दिखते, कैसे दिखते थे? नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर देर से अरुण पड़ जाते थे। कैसे पड़ जाते? अरुण पड़ जाते थे। इस पहली पंक्ति को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी भी उपन्यास, नाटक, कहानी, इसकी जो सबसे पहली पंक्ति होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। ध्यान में रखिएगा, पोलो वाले मैदान का ज़िक्र किसमें हुआ है? अपना-अपना भाग्य में है। और ये किधर? पीछे उनके पोलो वाला मैदान फैला हुआ था। सामने अंग्रेजों का एक प्रेमोद्गृह था। तो क्या-क्या दृश्य देख रहे हैं? पोलो वाला मैदान देखा, एक प्रेमोद्गृह देखा, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पास में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल के ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती, कैसी पाल? सफ़ेद। किश्तियाँ कैसी पाल उड़ा रही थी? ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है कलर को लेकर के। सफ़ेद पाल उड़ाती हुई 1-2 अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर इधर से उधर, उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज़ एक-एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई-सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बाँधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। जो पोलो वाला लॉन था उसमें कौन? बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली-गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था। ध्यान में रखिएगा इस पंक्ति को, इम्पोर्टेंट है। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना हुए बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विदा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। ये भी पंक्ति इम्पोर्टेंट है। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख़्याल न था, वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। ध्यान में रखिएगा, ये पूरी पंक्ति इम्पोर्टेंट है। सड़क पर से नर-नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उनका न ओर था न छोर था, यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूने का बाज़ार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। ये इसको याद रखिएगा, मानो मनुष्यता के नमूने का बाज़ार सज कर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व से तने अंग्रेज उसमें थे और चीथड़ों से सजे घोड़े की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए थे। ये मूलतः ये जो कहानी लिखा हुआ है जैनेंद्र के द्वारा, अपना अपना भाग, ये नैनीताल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। वहाँ की चीज़ों को वो दिखा रहे हैं और किस प्रकार से वो एक यात्रा पे जाते हैं और वहाँ से जो भी चीज़ देखते हैं उसका इसमें ब्यौरा देते हैं और एक कहानी के रूप में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। भागते, खेलते, हँसते, शरारत करते लाल-लाल अंग्रेज़ बच्चे। देखो यहाँ से पूछा हुआ था। पीवाईक्यू अगर आप उठा करके देखोगे, तो देखो भागते, खेलते, हँसते, शरारत करते कैसे? लाल-लाल बच्चे। लाल-लाल बच्चे थे और पीली पीली-पीली आँखें फाड़े, पीली-पीली आँखें फाड़े पिता की उँगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीहाल भी थे। अंग्रेज़ पिता थे, जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हँस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो
वो अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे-धीरे नहीं चलती थीं, तेज़ चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हँसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ ज़रा जी होते ही किसी-किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। मतलब वो अंग्रेज़ थे तो इस वज़ह से वो किसी पे भी कोड़े फटकार सकते थे। मतलब ये उस समय का जब लिख रहे थे नैनीताल था। वे आज अगर ऐसा करें तो गिरा कर के मारने लगे। वे 2-2 3-3 4-4 की टोलियों में निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और सँभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट-सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी-सहमी धरती में आग गाड़े कदम-कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुर ध्यान रखना, अपने कालेपन को खुरच-खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेज़ीदा पु पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुँह फेर लेते थे और अंग्रेज़ को देखकर आँखें बिछा देते थे और दुम हिलाने हिलाने लगते थे। जैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल-कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। 1 मिनट। हाँ, आगे। घंटे के घंटे सरक गए। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, आप पता नहीं कर पाओगे कहाँ से आया है ये, ठीक है? मनुष्यों का यह तांता एक-एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का-दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे, मतलब शाम हो गई है तो अब कम लोग दिखाई दे रहे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। हम वहीं के वहीं बैठे हैं, सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। कैसे बर्फ? लाल बर्फ की तरह, चादर की तरह। सब सन्नाटा था, तल्ली लाल की बिजली अब देखो ये याद रखना, तल्ली लाल की बिजली की रोशनी दीपमालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट जो 2 मील कितने मील तक? बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का काँपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पुंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाई तारों सी जान पड़ती थी। ठीक है? तो ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये चीज़ देख लेना कि कैसे लाल-लाल बच्चे थे हँसते-खेलते, अंग्रेज़ों के बच्चे कैसे लाल-लाल और पीली-पीली आँखों वाले पिताजी उँगली पकड़ के चलते हुए, हिंदुस्तानी ननिहाल के बच्चे कैसे थे? पीली-पीली। ये याद रखना क्योंकि यहाँ से ये पूछा गया, ये पीवाईक्यू है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देखते-देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबों को ढक दिया। रोशनियाँ मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई, वे काले-काले भूत से पहाड़ भी। हुँ, जैसे रात को देखोगे तो पहाड़ जो भूत से दिखाई देंगे, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए थे, पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस गहरी सफ़ेदी में दब गए थे। एक शुभ्र सागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया था। देखो ये इम्पोर्टेंट है। ऊपर-नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। इम्पोर्टेंट, ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप-टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन, चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। जो इससे पहले बताया ना कि सब लोग आ जा रहा है, सभी तरीके के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वही बता रहे हैं। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 कितने बजे का? 11 बार टन-टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने-अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्र का होटल मिला, दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों कौन 2 मित्र का दोनों वकील मित्र थे, वो छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल आगे था।
ताल के किनारे-किनारे हम चले जा रहे थे, हमारे ओवरकोट तर हो गए थे, बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर-नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी, मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुँचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी इसका पता न था और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज़ा न था। उन्होंने कहा, "आओ, ज़रा बैठो, आओ ज़रा यहाँ बैठो।" अब देखो ये बैठने को वहाँ पे बोले, इतनी ठंड के बावजूद भी वहाँ पे बैठने की बात कर रहे थे। ओवरकोट भीग चुका है फिर भी। हाँ, हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ़ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गया। कितने 15 मिनट हो गया? मित्र के उठने का इरादा इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, "चलिए भी, अरे ज़रा बैठो भी।" 2 लोग थे, अब 2 ही लोग बैठे हुए वहाँ पे। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब इस ज़ोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा, सनक से छुटकारा आसान न था और यह ज़रा-सा बैठना ज़रा न था, बहुत था। याद रखिएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, "देखो वह क्या है?" मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ से दूर एक कैसे काली सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही है। मैंने कहा होगा कोई 3 गज कितने 3 गज की दूरी कितनी दूरी थी 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े-बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज़ लटकाए पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला, न पिछला, न दायाँ, न बायाँ। ये याद रखना, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इस पंक्ति को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे देखो चुंगी की लालटेन एक चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई कितने बरस का था? 10 बरस। 10 बरस का होगा। याद रखिएगा लड़के की उम्र कितनी थी? 10 बरस की थी। गोरे रंग का है पर मैले से काला पड़ गया है, आँखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है, वह हमें न देख पाया है, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। अब उस लड़के के बारे में बता रहे हैं कि एक गरीब लड़का आता है, जब वो लोग बैठे रहते हैं बेंच पे और उसी समय वो देखते हैं कि एक गरीब लड़का आता है, जो पैर में चप्पल भी नहीं है, सोचो इतनी ठंड है, फिर भी उसके बाद। मित्र ने आवाज़ दी, "ए!" अब जैसे उसको देख कर के अब मित्र ने आवाज़ दी, 1 मिनट मित्र ने आवाज़ दी, "ए!" 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट।
एक मिनट जाइए, मैं अभी आता हूँ फिर से। हुँ, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, तो कहाँ पे था हम? मित्र ने आवाज़ दी। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। "तू कहाँ जा रहा है?" ठीक है। उसने अपनी सुनी आँखें फाड़ दी, मतलब सुनी आँखें फाड़ दी, दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है? ये जो देखे थे वो प्रश्न कर रहे हैं उससे। बालक मौन मुँह, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं, ये वो लड़का बोल रहा है जो 10 साल का है। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज आज वहाँ क्यों नहीं है? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम ₹1 और जूठा खाना। क्या मिलती थी? क्या नौकरी थी? सब काम करना था और ₹1 और जूठा खाना मिलता था। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया है? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूँ ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आँखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। आँखें मानो बोलती थी, यह भी कैसी मूर्खता प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। मतलब वो ऐसे प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं, तो वो आँख से वो बोल रहा है, ये कैसी मूर्खता प्रश्न है। मतलब ये बोल रहे हैं राइटर इस तरीके से। माँ-बाप है? हाय है। कहाँ? 15 कोस दूर। ये याद रखना कि उसके माँ-बाप, जो 10 साल का लड़का था, उसके माँ-बाप कितनी दूरी पे थे? 15 कोस दूर गाँव में थे। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई-बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गाँव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए थे, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब कहाँ? वकील दोस्तों के, जो पीछे अपने-अपने होटल में चले गए। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा! फिर आप कहिए।
आपको नौकरी की ज़रूरत थी ना, आपको नौकर सॉरी नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए ये लड़का है, कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता है। अजी ये पहाड़ी ये देखो वकील कह रहा है, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे-बच्चे में गुल छिपे छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए हैं कहीं से। लो जी यह नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। अब वो लोग उसका डिफेंस कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं कि ये लड़का, परंतु वकील जो है वो मतलब शक उस पे कर रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं निकलेगा। आप भी जी बस खूब है। एरे-गैरे को नौकर बना लिया, अगले दिन वह न जाने क्या-क्या लेकर चंपत हो जाएगा। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ? माना माने क्या? खाक आप भी जी अच्छा मज़ाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं और वे ₹4 कितने रुपए? ₹4 रोज़ की किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर याद रखना ₹4 कितने रुपए के रोज़ वाले? ₹4 बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला पर झट कुछ निराशा से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेज़ी में मित्र ने कहा। अब देखो ये अंग्रेज़ी ये सब भाषा याद रखें किस भाषा में ये कहा था मगर 10-10 के नोट हैं। ये अंग्रेज़ी में बोले थे 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास है देखूँ। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट थे। हम फिर अंग्रेज़ी में बोलने लगे। लड़के के दाँत बीच-बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। सोचो कितनी ठंड थी और उसमें वो कितना कपड़ा ही नहीं पहना था वो एकदम। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो सक मित्र ने मेरा मुंह देखने लगे मित्र मेरा मुंह देखने लगे अरे यार बजट बिगड़ जाएगा हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि पैसे निकालने में कितनी मतलब वो दिखा रहे हैं कि हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है। मतलब दया दिखा कर के उस पे एहसान कर रहे हैं। मैंने कहा मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहें। फिर लड़के से बोला, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता है, कल मिलना। वह होटल डी पब ध्यान में रखना, किस होटल का ज़िक्र हुआ है? होटल डी पब। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि होटल डी पब का ज़िक्र किस कहानी में हुआ है? तो किसमें हुआ है? अपना-अपना भाग्य में। ओके और वो कहाँ पे बुलाते हैं? होटल दी पब में, जानता है? वही कल 10 बजे कितने बजे बुलाए थे? 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुज़ूर। आगे हाँ, हाँ, ढूँढ दूँगा तो जाऊँ? हाँ, ठंडी साँस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े, हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फ़िलॉसफ़ी सुनाई। देखो स्वार्थ की फ़िलॉसफ़ी सुनाई, मतलब संसार है यार जाने दो। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो ले, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ, जो कहो लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। याद रखना ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर निश्चित समय पर हमें होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी-खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। वही जो लड़का था 10 साल का, वही मरा हुआ था। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले या वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चीथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुकान ने क्या आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुँह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना-अपना भाग्य। ठीक है? तो ये पंक्ति आखिरी वाला इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए और बाकी जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। सो
आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो और इसमें जो-जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया है उसे आप नोट्स बनाते चलिएगा और उसके साथ-साथ जो पहले मैंने कहानी पढ़ाई हो उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके।